ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स और उसमें मास्टरी कैसे हो। इसके बाद में अगर आपका कोई कंसेप्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने में थोड़ी सी भी तकलीफ हो तो मुझे बोल देना, ठीक है। हाय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स। मैं हूं नरेंद्र पटदार, एमपी स्टेट 93 पीईटी टॉपर, फिजिक्स ओलंपियाड टॉपर, इंटर कॉलेज एंड यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम क्लियर्ड विद मैथ्स एंड फिजिक्स एज द ऑप्शनल सब्जेक्ट। फिजिक्स और मैथ्स जिनके स्ट्रांग होते हैं वही जानते हैं कि कैसे फिजिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, राइट। मैंने कुछ लोगों को देखा है यूट्यूब पर पढ़ाते हुए, उन्होंने एक बहुत शानदार क्वेश्चन किया था। पहले मैं डिस्कशन करूंगा उस क्वेश्चन का जो मैंने देखा था और उसका कंसेप्ट देखा था। ऐसा कुछ लिखा हुआ था कि डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन डिस्टेंस, है ना, और डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्टेंस एंड नन ऑफ दिस। ठीक है, ये डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है दो पॉइंट ए बी के बीच में। मैंने ऐसा पढ़ाते हुए देखा, एक टीचर को देखा है जो फिजिक्स के बहुत बड़े टीचर हैं, उनके साथ में उनकी बहुत सारी टीम है, वो भी लोग देख रहे हैं। एक बात बताइए, डिस्टेंस जो है वो स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इसे लिख लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर है और डिस्टेंस जो है वो स्केलर है। एक वेक्टर के साथ लेस और ग्रेटर का साइन नहीं लगाया जा सकता। और अगर ऐसे फिजिक्स, अगर आपको इस वीडियो में जो है उसकी वीडियो के 70-80 लाख व्यू है, आप जानते हैं कैसे वीडियो बनाए हैं, कैसे लोग फिजिक्स पढ़ाते हैं, ठीक है। अब आप बताइए, एक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर स्केलर को कैसे कंपेयर किया जा सकता है। किसी ने कमेंट में लिखा तक नहीं कि ये वीडियो में सर आपने गलत पढ़ाया, कि सर ने प्यार से पढ़ाया तो प्यार से पढ़ाया हुआ सब सही हो जाता है। ऐसा नहीं होता है। एग्जाम प्यार से पास नहीं होती है, एग्जाम कंसेप्ट से पास होती है, ठीक है ना। तो वेक्टर के साथ आप कभी ऐसा साइन नहीं देख सकते कि कोई वेक्टर किसी वेक्टर से बड़ा छोटा होता है। वेक्टर का मॉड्यूलस, उसकी लेंथ जो होती है वो एक स्केलर होती है और वो दूसरे से कंपेयर हो सकती है, दूसरे स्केलर से। लेकिन वेक्टर को स्केलर से डायरेक्ट कंपैरिजन, जे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है इस पर, लेकिन वहां इस तरह से कंपेयर किया गया है डिस्प्लेसमेंट को, इस तरह से एंड मैग्नीट्यूड लेकर। पढ़ते से क्वेश्चन पढ़ते से एकदम से कंफ्यूज हो जाएगा इंसान की क्या लिखा हुआ है, और जब अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो तो सॉल्व कर पाएगा। तो इस तरह की फिजिक्स जो है, मैं कहूंगा कि अगर आप पढ़ाई जा रही है और पढ़ रहे हैं लोग, तो फिर जेई में सिलेक्शन जो है 1% है, तो उस 1% में आने के लिए बहुत मुश्किल लगेगी, ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स और उसमें मास्टरी कैसे हो। इसके बाद में अगर आपका कोई कंसेप्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने में थोड़ी सी भी तकलीफ हो तो मुझे बोल देना, ठीक है। हम इक्वेशंस लिखते हैं और इक्वेशंस के पीछे जो सॉल्यूशंस होते हैं वो मैथमेटिकल रीजंस हैं। तो मैं आपको पहले मैथमेटिक्स थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए, एक इक्वेशन होती है a प्लस बी इज इक्वल टू 2। एक दूसरी इक्वेशन मैं लिख लेता हूं a माइनस बी इज इक्वल टू 4। आई नो यू कैन सॉल्व दिस, ठीक है, यू कैन सॉल्व दिस बिकॉज ये सिंगल डिग्री इक्वेशन है। डिग्री क्या होती है? इक्वेशन में वेरिएबल अननोन की जो पावर होती है उनका सम, हाईएस्ट सम जिस डिग्री का होता है वो डिग्री होती है। इसके लिए भी मैं बात करता हूँ कि सपोज मैं यहाँ बात करता हूँ तो इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है, इसमें a और s दोनों की पावर 1 है, तो ये भी अननोन है, इनकी डिग्री 1 हो गई, इनकी डिग्री 1 हो गई, इनकी डिग्री 1 हो गई। इसकी देखिए इसमें 3 डिग्री इक्वेशन हो गई, t की पावर 2, a की पावर 1। तो मैक्सिमम जो पावर है उनको सम करते हैं तो डिग्री होती है उस इक्वेशन की। कुछ इक्वेशन सीधी सादी होती है, लीनियर, जिसमें पावर सबकी 1 होती है, जैसा कि आपने देखा है 10th क्लास में, राइट। अब हम देखते हैं कि पावर 1 है, इसकी डिग्री कितनी है। सपोज मैं d1 लेता हूं, इसकी डिग्री कितनी है, d2 लेता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होते हैं फिजिक्स में? यही तो बड़ी बात है कि जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किसी इक्वेशन को आप सॉल्व करने जा रहे हैं कितनी इक्वेशन चाहिए, और जब सॉल्व करेंगे तो कितने सॉल्यूशंस होंगे। अगर ये आपको पता है तो फिर फिजिक्स में क्या चाहिए, मैथमेटिकल पार्ट है, तो इसको आपको स्ट्रांगली समझना है। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो होते हैं, सपोज ये दो इक्वेशंस हैं, दोनों की डिग्री, इसकी डिग्री 1 है, की डिग्री 1 है, इस राइट। तो d1 d2 विल बी द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, प्रोडक्ट ऑफ द डिग्रीज विल बी द नंबर ऑफ सॉल्यूशन बोल रहा हूं, ठीक है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन का अर्थ क्या हुआ कि कितने सॉल्यूशंस होंगे, और सॉल्यूशन कैसे होंगे, सॉल्यूशन क्या होगा, कैसे होंगे, उसमें वेरिएबल्स की कैसे कैसे वैल्यूज होंगे। देखिए, इसमें a और b की एक पेयर होगी, है ना। हम कहेंगे कि a इज दिस एंड b इज दिस, वॉट एवर इट इज। अगर मैं देख के बोलूँ तो ये शायद b, a का वैल्यू 2 आएगा और b का वैल्यू -2 आएगा, है ना। -2 नहीं, सॉल्व कर लेते हैं, ऐड कर देते हैं, a का वैल्यू 3 आएगा, ऐड कर देता हूँ तो 2a इज इक्वल टू 6, a इज 3, a 3 है तो b का वैल्यू
-1 हो गया, ये सॉल्व कर लिया मैंने। तो ये पेयर वाइज, दिस इज अ सॉल्यूशन, ठीक है। अब सपोज यहां ए स्क्वायर होता तो बताइए यहां कितने सॉल्यूशन होते हैं? 2 सॉल्यूशन होते हैं। क्यों? क्योंकि अब इस इक्वेशन की जो डिग्री है वो 2 हो गई, इसकी डिग्री 2 हो गई ना, इसकी डिग्री 1 है, इसको छोड़ो, जो मैक्सिमम डिग्री है वो इस इक्वेशन में वो देखी जाएगी, इसकी डिग्री 2 हो गई। अब डिग्री d1 इंटू d2, देयर विल बी 2 सॉल्यूशंस, यस 2 सॉल्यूशंस। तो यह डिग्री की बात हुई, ठीक है। अब अगर आपकी 3 इक्वेशन, इन इक्वेशंस के बारे में बाद में बात करूंगा, ये अलग बात है ना। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन बना दी जाए। सपोज ये इक्वेशन सॉल्व हमने करी, अच्छी बात है, हमने सॉल्यूशन निकाल लिया, है ना। अब हम बात करते हैं ट्वाइस ए है ना, इसको हटा देता हूं मैं, इसको केवल ए ही लेना पड़ेगा मुझे, है ना। तो ट्वाइस ए प्लस ट्वाइस बी इज इक्वल टू 4। आप देख के समझ गए हैं कि इस इक्वेशन में 2 मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया है। फिजिक्स में ऐसा होता है ना कई बार कि एक ही प्रॉब्लम इक्वेशन को मैं 2 तरह से लिख ली, है ना। जैसे सूडो फोर्स है तो आपने इनर्शियल फ्रेम में लिख लिया, नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी इक्वेशन लिखी, दोनों इक्वेशन देखने में थोड़ी सी डिफरेंट होती है, प्लस माइनस का इधर उधर होता है, एक टर्म इधर उधर हो जाती है, वो इक्वेशन एक ही होती है, 2 नहीं होती है। बस आपको लिखने का मेथड बदल दिया आपने। दोनों इक्वेशन एक ही होती है, इंडिपेंडेंट इक्वेशन नहीं होती है, वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती है। इस इक्वेशन को आपने इससे बना लिया तो क्या हुआ, ये कितनी इक्वेशन हो गई? ये एक ही इक्वेशन है, क्योंकि इससे आपने इसको बना लिया, ये डिपेंडेंट है। सॉल्यूशन किन का होता है? सॉल्यूशन होता है इंडिपेंडेंट इक्वेशंस का। अगर हमारे पास सपोज हमारे पास 3 अननोन की कोई एक इक्वेशन है, ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं 3 अननोन का। मैं एबीसी का एग्जांपल ले रहा हूं, बाद में फिजिक्स पे भी चलेंगे, ठीक है। 3 अननोन्स का एक एग्जांपल लेता हूं, ट्वाइस ए प्लस बी प्लस 3c ले लेता हूं, इज इक्वल टू 4 लेता हूं, और a माइनस बी प्लस 2c इज इक्वल टू 6 ले लेता हूं। देखने से पता भी नहीं चलता 3 इक्वेशंस में कि ये इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। फिजिक्स में ऐसा नहीं होता, मैथ्स में ऐसा होता है, क्योंकि आप मैथ सीखते हैं तो इंडिपेंडेंट बना देते हैं, और क्रैमर लॉ से हम सॉल्व करते हैं कि ये डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, एक सॉल्यूशन है, 2 सॉल्यूशन है, इन्फिनिट सॉल्यूशन है, 0 सॉल्यूशन है, जो भी है। लेकिन हम केवल बात समझना चाहते हैं कि डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्या होता है। फिजिक्स में हमेशा आप जो इक्वेशन लिखते हैं वो इंडिपेंडेंट इक्वेशंस होना चाहिए ना, जितनी भी इक्वेशंस आपने लिखी वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और अभी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 अननोन है, 3 इक्वेशन है, तीनों लीनियर है, तो इसकी डिग्री d1 है, इसकी डिग्री d2 है, इसकी डिग्री d3 है। अगर ये तीनों इंडिपेंडेंट इक्वेशन है और कंसिस्टेंट है, मतलब इनका कोई एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो एक सॉल्यूशन होगा, कितना होगा, d1 d2 d3, तीनों को मल्टीप्लाई करो, इसमें 3 इक्वेशन है तो फिर मल्टीप्लाई कर दो d3 का, तीनों की डिग्री 1 है। सपोज मैंने इसकी पावर 2 कर दी, आप समझ लो कि इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 1 इंटू 1। चलो इसकी पावर 2 कर देता हूँ, तो फिर तो 2 ये भी हो जाएगा। चलो इसकी पावर 3 कर देता हूँ, अब तो 2 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा। इतने सॉल्यूशंस होंगे, 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12 सॉल्यूशंस होंगे, और हर सॉल्यूशन में ए बी सी की अलग अलग वैल्यूज हो सकती है ना। ए ये है, बी ये है, सी है, फिर ए बी सी की पेयर्स होंगी। लाइकवाइज सॉल्यूशंस जो होंगे वो सपोज होंगे कि A1 है, B2 है, C3 है। सिमिलरली दूसरी केस में दूसरा सॉल्यूशन ऐसा कुछ है, तीसरा सॉल्यूशन ऐसा कुछ है, जो भी है जैसा भी है मुझे नहीं मालूम, पर सॉल्यूशन निकलेंगे। ऐसे 12 पेयर्स होंगी, 12 सेट्स ऑफ 3 ABC की वैल्यूज का सेट होगा। तो डिग्री से आप समझ गए कितनी इक्वेशंस सॉल्यूशंस होंगे, और इंडिपेंडेंट इक्वेशंस है तो सॉल्यूशन निकलेंगे। अब चलो एक इक्वेशन में मिटा देता हूं, ठीक है, एक इक्वेशन मिटा देता हूं मैं, और भाई इसको भी मिटा देते हैं और इसको मिटा देते, चलो मिटा देता हूं, लिख लेते हैं फिर से, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3 लिख लेते हैं, a प्लस ट्वाइस बी प्लस 3c इज इक्वल टू 7 लिख लेते हैं। जो भी है जैसा भी है लिख लिया। इन 2 इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं आप। देखिए 2 इक्वेशन है, अननोन कितने, 3, सॉल्व नहीं हो सकती है। फिजिक्स में आपको अगर 3 अननोन की वैल्यू निकालनी है तो 3 इक्वेशन चाहिए। फिजिक्स में नॉर्मली इक्वेशन एग्जैक्टली उतनी ही लिखी जा सकती है जितनी इक्वेशन उस प्रॉब्लम में कंसेप्ट में आई,
उससे ज़्यादा बना भी नहीं सकते। अगर आपने एक्स्ट्रा बना भी ली तो वो उन्हीं तीन इक्वेशन में से कहीं से मिली जुली होगी। फॉर एग्जाम्पल दिस, मैं इसमें कैसा बना है बता दूंगा आपको। तो ऐसा होता है। तो फिजिक्स में जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करने जाए, आपको पहली बात क्या देखनी है, कितने अननोन है भाई। अगर आपको पता चला कि दो अननोन है तो आपको दो इक्वेशन लिखना है। कहाँ से लिखना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। पता चला तीन अननोन है, इक्वेशन हम दो तो लिख ली, सॉल्व करने भिड़ गए, सॉल्व ही नहीं होगी, क्योंकि तीसरे इक्वेशन कहीं से लिखना है, वो कहाँ से आएगी। फिजिक्स के प्रॉब्लम को ढंग से पढ़ना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, तब तीसरी इक्वेशन आएगी। तो जो IIT JEE लेवल की प्रॉब्लम्स होती है उसमें दो तीन अननोन होना कॉमन बात है, वो मैथ्स की हो या फिजिक्स की हो। तो यहाँ पर देखिए आप, ये इंडिपेंडेंट भले ही है लेकिन दो इक्वेशन है, सॉल्व नहीं कर सकते। हाँ, इसमें आप क्या कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा A B C के बीच में एक रेशियो निकाल सकते हो, ठीक है ना। क्या निकाल सकते हो, ABC में एक रेशियो निकल सकता है। सॉल्व तो नहीं हो सकती है, रेशियो निकल सकता है A/B/C क्या होगा, लेकिन आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ठीक है। सिंप्लीफाई सॉल्व करके फाइनल वैल्यूज नहीं ला सकते, ऐसी बिल्कुल डिस्क्रीट वैल्यूज नहीं ला सकते, ठीक है। ये आप लिख चुके हैं, चलो कोई बात नहीं, लिख लेना बाद में या रोक के लिख लीजिए। अब मैं उसकी बात करता हूँ, ठीक है। अब हम बातें 1D मोशन, वन डायमेंशनल मोशन होती है हमारी। उसमें क्या होता है, एक इनिशियल वेलोसिटी होती है, फाइनल वेलोसिटी होती है, यू को वेलोसिटी है, टाइम t, टाइम होता है, एक्सेलरेशन होता है और डिस्प्लेसमेंट होता है ना। ये सब वेक्टर्स होते हैं, ये इक्वेशन वेक्टर्स पे भी एप्लीकेबल है, मतलब प्लस माइनस साइन विद वेक्टर्स सही हो चलती है ये, है ना। तो यहां पर आप देखिए कितने अननोन कितने हैं, 5 अननोन्स हैं। किसी भी प्रॉब्लम में आपको कम से कम 3 नोन वैल्यूज तो मिलेंगी। क्यों, क्योंकि 3 नोन वैल्यूज मिलेगी तो आप इक्वेशन लिख सकते हैं, या तो ये या तो ये, दो कोई से भी लिख सकते हैं भाई। तीनों इक्वेशन लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। कौन सी दो लिखनी होती है, डिपेंड करता है कि क्या अननोन है, ठीक है। अगर भी अननोन है, U/A/T दिया तो ये इक्वेशन लिख लो, U/A और T दिया है तो S अननोन है तो ये निकाल लो, और T नहीं दिया है, A दिया है, S दिया है, V दिया, तो इसमें से कुछ जो अननोन है वो निकाल लो। तो इक्वेशन जो है वो डिपेंड करती है। आप सोचो कि दो चीज दे दी, तीसरी बाकी तीन चीजों फाइंड करो, क्योंकि आपने सोचा कि चलो 3 इक्वेशन है, दो नोन क्वांटिटी आ गई और 3 अननोन क्वांटिटी आ गई। सॉल्व कर सकते हैं आप, कभी सॉल्व नहीं हो सकती, क्योंकि 3 अननोन है, लेकिन ये इक्वेशन 3 नहीं है, इक्वेशन तो 2 ही है। क्यों, क्योंकि इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, इसमें S है, U है, T नहीं है, लेकिन इस इक्वेशन में V नहीं है। ऐसी एक और इक्वेशन होती है, S = VT - ½ AT स्क्वायर, है ना। U की वैल्यू यहां से उठा के यहां डाल दो तो ये इक्वेशन बन जाएगी। तो ये चौथी इक्वेशन थोड़ी ना हो गई। इन दोनों इक्वेशन की सहायता से, सब्स्टिट्यूशन से ये इक्वेशन बनाई जा सकती है, और इनफैक्ट बनी हुई है। तो इक्वेशन आपके पास कितनी हुई, इक्वेशन तो 2 ही हुई, तीसरी इक्वेशन तो आपने इसमें सब्स्टिट्यूट करके बना ली, और चौथी भी बन गई। तो क्या 4 अननोन निकाल लेंगे, नहीं, डिपेंडेंट, ये इक्वेशन 2 ही थी, तीसरी आपने उनके मिलके बनाई है, तो इस 3 ही इक्वेशन नहीं हो सकती, ये 2 ही इंडिपेंडेंट इक्वेशन है, तीसरी इन पे डिपेंडेंट इक्वेशन है, चौथी बने, चौथी पे इन पे डिपेंडेंट है। अब लड़ाई ऐसा भी हो सकता है कि भाई कोई सर कहे सर ये दोनों डिपेंडेंट मान लूं मैं, और ये इंडिपेंडेंट मान के इनको डिपेंडेंट, किसी को भी मान लो आप, अल्टीमेटली 2 ही इक्वेशन, 2 ही कंसेप्ट और 2 ही फिजिक्स के रूल लग रहे हैं यहाँ पर, 2 इक्वेशन बनेगी, और 5 अननोन में से आपको 2 अननोन फाइंड कर सकते हैं, 3 अननोन आपको गिवन है, और 3 वैल्यूज आपको गिवन होगी, तो 2 अननोन आप फाइंड कर सकते हैं। तो यह गलत हो सकता होगा, यह गलत है, ये नोन होना चाहिए, ये पता होंगे, कोई से भी 3 पता हो, तो मैं ऐसा लिखूंगा 3 नोन 2 अननोन कैन बी फाउंड, शुड बी देयर। सिमिलर रूल जो है वो पूरे फिजिक्स में हर जगह अप्लाई होता है। कंसेप्ट को आप ना समझे हो तो पूरा इसको उठा के देख लो, मेरा एक और वीडियो इस पर बनाया हुआ है, मैंने डिटेल में बनाया हुआ, और ज़्यादा डिटेल में जाना हो तो वीडियो का लिंक भी शेयर कर रहा हूँ इसमें, वो पढ़ लो। 10 साल से यूट्यूब पर है, पर इतने सोने जैसी चीज़ को आप ढूंढते नहीं है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, आपको दिख गया है इस पर भीड़ जा रही है, चलो उधर। ऐसा नहीं होता, भीड़ फेल होने वाले की होगी, यूनिक लोग पास होते हैं IIT JEE में, राइट। तो इस बात का ध्यान रखिए। तो thank you very much. If you need more help, just type in comments, like, share, subscribe to encourage us. Thank you very much.